हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन आई, वर्किंग ऑफ आई एंड आई स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल एंड रॉड्स एंड कोन सेल्स डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स में से ह्यूमन आई ही एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है। तो बच्चों, ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह होता है। इसका लेंस सिस्टम एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर इमेज की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना। जो आईबॉल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, जैसा आपको दिख रहा होगा। इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर्स होता है। अब देखो, लाइट हमारी आंखों में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आई डायग्राम कुछ इस तरह का दिया गया है। आई के फ्रंट पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। यह एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है और यह बाहर की तरफ बल्ज होता है, यानी उभरा हुआ होता है। तो कॉर्निया की आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह कॉन्वेक्स शेप की होती है। तो जो भी लाइट ऑब्जेक्ट से आती है वह सबसे पहले कॉर्निया से आई में एंटर करती है। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया, हमारी आई स्फेरिकल शेप की होती है और जो आउटर सरफेस होता है वह कॉन्वेक्स शेप का होता है और एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है, जिसे हम कोलेजन फाइब्रिल्स कहते हैं। अब देखो, कॉर्निया के पीछे एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं, और इसी में एक ओपनिंग होती है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आइस में कितने अमाउंट में लाइट जाएगी जिससे कि आइस को कुछ डैमेज ना हो, उसे प्यूपिल कंट्रोल करता है और प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करता है। देखो बच्चों, ये रहा आई का स्ट्रक्चर। आइस का ब्राउन कलर तो आपको दिख ही रहा होगा, तो वह आइरिस होता है, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर का होल नज़र आ रहा है वह प्यूपिल है। अब जैसा कि हमने देखा, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है बच्चों, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसके पीछे एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, इसे हम आइरिस कहते हैं। उसमें एक ओपनिंग होती है जो प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। यह आई लेंस रेटिना पर इमेज को फोकस करने में हेल्प करता है। अब जरा ध्यान से देखो, आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल जैसे कि जेली प्रोटीन लाइक सब्सटेंस से बना होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करने के लिए आई लेंस अपनी शेप चेंज कर सकता है। आई लेंस अपनी जगह पर सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से रहता है। इसका एक एंड सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा आई लेंस के साथ अटैच रहता है और वहीं इसका दूसरा एंड सिलियरी मसल के साथ अटैच होता है। तो ये हमारी सिलियरी मसल है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है ना बच्चों? अब हमारी आईज की जिस स्क्रीन पर इमेज की फॉर्मेशन होती है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना आई लेंस के ठीक पीछे की तरफ होता है। तो बच्चों, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसमें लार्ज नंबर में लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कहते हैं। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करके लाइट और कलर की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनना, ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल यानी कि कोई भी रॉड या कोन सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर विजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट वह स्मॉल एरिया होता है जहां पर रेटिना लाइट के लिए इनसेंसिटिव होता है और यहां पर ऑप्टिक नर्व आई को लीव कर देती है। अब देखो, कॉर्निया और आई लेंस वाटरी लिक्विड से फिल्ड होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और बच्चों, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है वह ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है, यानी भरा हुआ होता है। उसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं।
तो यह आई को बैक से सपोर्ट करता है। आईज के फ्रंट में आईलेट होती है जो कैमरा के शटर की तरह वर्क करती है। जब आईलेट खोलते हैं तो लाइट एंटर करती है और जब आईलेट बंद करते हैं तो लाइट एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ध्यान से सुनो, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा होता है वहाँ से लाइट रेज हमारे कॉर्निया से आईज में एंटर करती है और प्यूपिल को पास करते हुए आई लेंस के ऊपर गिरती है। आई लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो लाइट रेज को कन्वर्ज यानी सभी लाइट रेज को इकट्ठा करता है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन करता है। अब रेटिना के ऊपर जो भी इमेज की फॉर्मेशन होती है उसे ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास पहुंचाती है और विजन के सेंसेशन को बढ़ाती है। एक्चुअली रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो बच्चों, जब रेटिना के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन होती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। अब रेटिना इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के पास पहुंचाता है और विजन के सेंसेशन को बढ़ाता है। अब रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ हमारा ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और इमेज हमें सीधी दिखाई देती है। आईज में जो भी लाइट जाती है उसके अमाउंट को आइरिस कंट्रोल करता है। कितनी इंटेंसिटी में आईज लाइट को रिसीव कर रही है उसके अकॉर्डिंग आइरिस प्यूपिल के साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। जैसे दिन में अगर लार्ज अमाउंट में लाइट आईज में एंटर करती है तो आइरिस प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यानी छोटा कर देता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाता है और कम अमाउंट में लाइट आईज में एंटर करती है। और जैसे हम डार्क रूम में जाते हैं आइरिस प्यूपिल को एक्सपेंड कर देता है यानी फैला देता है, जिससे ज्यादा अमाउंट में लाइट आईज में एंटर कर सके। तो इस तरह प्यूपिल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो बच्चों, जब हम ब्राइट लाइट से डार्क सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सराउंडिंग में कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा होता और धीरे धीरे हमारा विजन इम्प्रूव होने लगता है। हमें हमारे आसपास बैठे लोग दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज स्मॉल होता है और जैसे ही हम डार्क एंड सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं हमारी आंखों में बहुत कम अमाउंट में लाइट एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली नहीं दिखता। फिर कुछ सेकंड्स के बाद हमारा प्यूपिल वापस से एक्सपेंड होता है और ज्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आईज में एंटर करती है, जिससे कि हम क्लियरली देख पाते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह जब हम डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में जाते हैं या ब्राइट लैंप ऑन कर देते हैं तो अचानक से हमारी आंखों में चमक महसूस होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है डार्क रूम में हमारी प्यूपिल का साइज लार्ज होता है। तो जब हम डार्क रूम से ब्राइट सनलाइट में एंटर करते हैं या ब्राइट लैंप ऑन करते हैं तो लार्ज अमाउंट में लाइट हमारी आईज में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें अचानक से चौंधिया जाती हैं। कुछ सेकंड के बाद हमारा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है और लेस अमाउंट में लाइट हमारी आईज में एंटर करती है और हमें साफ साफ दिखने लगता है। अब हम बात करते हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स की। तो बच्चों, हमारी आंखों के रेटिना में लार्ज अमाउंट में लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। ये दो टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल्स। रॉड शेप सेल होते हैं जो आई के रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से हमें डार्क रूम में या डिम लाइट में कुछ हद तक चीजें नजर आती हैं। बच्चों, नॉक्टर्नल एनिमल्स जो कि दिन में सोते हैं और रात में बाहर आते हैं, जैसे कि उल्लू तो आपने देखा ही होगा, उसमें लार्ज अमाउंट में रेटिना में रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनका नाइट विजन क्लियर होता है। लेकिन रेटिना में प्रेजेंट रॉड सेल ऑब्जेक्ट के कलर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये याद रखना। कोन शेप सेल होते हैं जो आई के रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों, ये ब्राइट लाइट या नॉर्मल लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। कोन सेल कलर को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट के कलर विजिबल होते हैं। लेकिन वही बात अगर रात की आई तो भाई रात के समय अंधेरे में रोड पर चलती हुई कार हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हमें पहचानना मुश्किल होता है। तो बच्चों, ये था हमारा ह्यूमन आई का पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, near point of eye, far point of eye, defects of vision of eye, जिसमें हम पढ़ेंगे मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, और लास्ट में
प्रेस बायोपिया, और इसी में हम विजन करेक्शन के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पावर ऑफ अकोमोडेशन। किसी भी आई की वो एबिलिटी जिसमें वह अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके पास या दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, उसे पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यानी आँख की समायोजन शक्ति कहते हैं। देखो बच्चों, आई लेंस एक फाइबरस जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है। कुछ एक्सटेंट तक हमारी सिलरी मसल इसे चेंज कर सकती है। अब सिलरी मसल के कर्वेचर के चेंज होने से आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो बच्चों, जब भी मसल रिलैक्स होती है तो लेंस थिन हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारी आई है और जब इसमें मसल रिलैक्स हो रही है तो लेंस थिन यानी कि पतला हो गया और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी आई की मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हुई तो लेंस थिक हो गया, जिससे उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनो। वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें आई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकती है उसे नियरर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो किसी भी नॉर्मल आई के लिए यह 25 सेंटीमीटर्स होता है। उसी तरह से वह सबसे दूर का डिस्टेंस जिसमें आई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सके बच्चों, वह फार पॉइंट ऑफ आई होता है। तो किसी भी नॉर्मल आई के लिए यह 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में होता है। अब देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कुछ कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन हैं बच्चों, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस एंड प्रेस बायोपिया। तो बच्चों, मायोपिया होता क्या है? सुनो, मायोपिया विजन का वह डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स यानी कि पास की चीज़ों को तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी दूर रखी चीज़ों को देखना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पर ना होकर उससे पहले होती है। अब देखो, यह ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। यह कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है और रेटिना के ठीक पीछे ऑप्टिक नर्व है। यहाँ फुटबॉल की इमेज की फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो रही है। तो ऐसा क्यों? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, आई लेंस का कर्वेचर अगर इंक्रीज हो जाए, और सेकेंड, आई बॉल की लेंथ अगर इंक्रीज हो जाए। देखो, नॉर्मल विजन में ऑब्जेक्ट्स की इमेज की फॉर्मेशन ठीक रेटिना के ऊपर हो रही है, जिसकी वजह से विजन एकदम क्लियर होता है। वहीं मायोपिक या नियर साइटेडनेस में इमेज की फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो रही है, जिसकी वजह से विजन क्लियर नहीं होता और धुंधला होता है। अब मायोपिक आई की करेक्शन कॉन्केव लेंस से होती है, जिससे विजन क्लियर होता है। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस की। तो बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइपर यानी कि बहुत ज़्यादा। तो हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा विजन डिफेक्ट है जिसमें लोगों को दूर की ऑब्जेक्ट्स तो दिखाई देते हैं, यानी दूर का विजन तो क्लियर होता है, लेकिन नियर बाय मतलब पास का विजन क्लियर नहीं होता, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे बनती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका पहला रीज़न है आई लेंस का कर्वेचर अगर डिक्रीज यानी आई लेंस का कर्वेचर अगर कम हो जाए, और दूसरा आई बॉल की लेंथ डिक्रीज हो जाए। अब हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस से की जा सकती है, जिससे विजन क्लियर होता है। अब बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। प्रेस बायोपिया ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोगों में पाए जाने वाला विजन डिफेक्ट होता है। इसमें वह अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते। ऐसा नियर पॉइंट्स के डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से होता है। अब ऐसा कैसे होता है? देखो, ऐसा सिलरी मसल के वीक होने से होता है, जिससे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसे करेक्ट यानी ठीक सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस से किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि वह पास और दूर यानी नियर बाय एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते।
तो इसकी करेक्शन बाइफोकल लेंसेज से की जाती है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज मौजूद होते हैं। तो बच्चों, अपर पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा कॉनकेव होता है, जो डिस्टिंक्ट विजन को करेक्ट करता है और हमें दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगती है। वहीं जो लोअर पार्ट होता है ना, वह कॉन्वेक्स होता है, जो नियर विजन को करेक्ट करता है और हमें पास की चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगती हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, dispersion of white light by a glass prism, recombination of the spectrum of white light produces white light, rainbow formation, atmospheric refraction, twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset, scattering of light, जिसमें हम पढ़ेंगे Tyndall effects, why is the color of the clear sky is blue और color of the sky at sunrise and sunset। इसके नोट्स का PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। तो बच्चों, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। प्रिज्म के ट्रायंगुलर फेसेस बेसिस कहलाते हैं और रेक्टेंगुलर फेसेस को लेटरल फेसेस कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों, लाइट रेज जो प्रिज्म की ऊपर गिरती हैं उन्हें इंसिडेंट रे कहते हैं। देखो, जब लाइट रेज प्रिज्म की एक साइड पर पड़ती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरह बेंड हो जाती है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म प्रिज्म के 2 सरफेसेस के बीच का एंगल है, जिससे लाइट प्रिज्म में एंटर करती है और प्रिज्म से बाहर जाती है। लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट यानी कि प्रिज्म में एंटर करते ही बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है, और जो लाइट प्रिज्म से बाहर आ जाती है उसे एमर्जेंट रे कहते हैं। अब सुनो, यदि इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाया जाए और एमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो पॉइंट O पर मिलते हैं। तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, और प्रिज्म के दूसरी ओर एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। देखो, जब व्हाइट लाइट की एक बीम यानी किरण को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कलर के बैंड में स्प्लिट हो जाती है, यानी विभाजित हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो, व्हाइट कलर के स्पेक्ट्रम में वॉयलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू यानी नीला, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी संतरी और रेड यानी लाल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर कहते हैं, शामिल होते हैं। तो रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है और वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होती है। अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूसेस वाइट लाइट। देखो बच्चों, जब लाइट की बीम यानी किरण ग्लास प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, और जब इन रंगों को उल्टे कांच के प्रिज्म पर पड़ने दिया जाता है तो वो वापस से रिकम्बाइन होकर वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, और इसी को रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन की। रेनबो सनलाइट का एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो धनुष यानी बो के रूप में आसमान में दिखाई देता है। जब सन रेन ड्रॉप्स पर चमकता है, ये वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन का कंबाइंड रिजल्ट होता है। तो बच्चों, रेनबो देखने के लिए सन को हमारे ठीक पीछे और वाटर ड्रॉपलेट को हमारे सामने गिरना ज़रूरी है। जब सनलाइट स्फेरिकल शेप्ड रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर डिस्पर्स हो जाती है। लाइट के डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल पर बेंड हो जाते हैं, और जब लाइट के डिफरेंट कलर रेन ड्रॉप की बैक इनर सरफेस पर गिरते हैं तो यह यानी वाटर ड्रॉप लाइट के डिफरेंट कलर्स को इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है।
और जब ये वाटर ड्रॉप्स रेन ड्रॉप से बाहर आती है तो ये दोबारा डिफरेंट कलर को रिफ्रैक्ट करती है और ये अलग अलग रंग बारिश की बूंदों से निकलकर रेनबो की फॉर्म में हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और इस प्रकार हमें रेनबो नजर आता है। तो अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्रेजुअल चेंज की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे अर्थ के सरफेस की ओर बढ़ता है क्योंकि ऊपर की हॉट एयर नीचे की कोल्ड एयर से ज़्यादा डेंसर होती है, तो लाइट ग्रेजुअली नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जिससे स्टार्स की रियल पोजीशन उसकी अपेरेंट पोजीशन यानी कि जो हमें दिख रही होती है उससे डिफरेंट होती है और इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो बच्चों, अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। ज़रा ध्यान से सुनो। स्टार्स की ट्विंकलिंग स्टार्स की लाइट के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स की पोजीशन में चेंज तथा एटमॉस्फेरिक लेयर्स की मूवमेंट के कारण होता है। इसीलिए स्टार से निकलने वाली लाइट कभी ब्राइटर और कभी फेंटर होती है, जिससे ये ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। अब स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट्स अर्थ के ज़्यादा पास हैं। स्टार्स से मिलने वाली लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानी जाती है और प्लैनेट्स से मिलने वाली लाइट एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट मानी जाती है। इसीलिए प्लैनेट्स की लाइट ट्विंकलिंग इफेक्ट को खत्म कर देती है। अब बच्चों, रात को स्टार्स तो आप सबने देखे होंगे। क्या कभी सोचा है स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं? इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं कैसे। ज़रा ध्यान से सुनो। अर्थ के सरफेस से देखने पर स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए लगते हैं। तो ये जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है यह अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, जो कि एक लेंस की तरह काम करता है और स्टार्स से आने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में एयर एक समान नहीं होती, डिफरेंट होती है। इसकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। कहीं डेंसिटी कम होती है तो कहीं डेंसिटी ज़्यादा होती है और जब लाइट इससे होकर गुजरती है तो डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से यह बेंड हो जाती है। अब भला प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो देखो बच्चों, प्लैनेट्स साइज में स्टार से बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वे अर्थ के रिलेटिवली क्लोजर यानी पास होते हैं। प्लैनेट्स को लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट माना जा सकता है। प्लैनेट्स के डिफरेंट पार्ट्स या तो ब्राइटर इफेक्ट या डिमर इफेक्ट इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि ब्राइटर या डिमर इफेक्ट का एवरेज 0 होता है। इसीलिए प्लैनेट्स का ट्विंकलिंग इफेक्ट नलिफाई यानी खत्म हो जाता है और ये ट्विंकल नहीं करते। तो बच्चों, अब बात करेंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में। ज़रा ध्यान से सुनो। देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा लाइट रेज का रिफ्रैक्शन है। अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के लेयर में डिवाइडेड होता है। जब भी कोई भी वस्तु एटमॉस्फेयर में लाइट रेज एमिट करती है तो डिफरेंट लेयर से गुजरते टाइम लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है। सनराइज के समय सन हॉरिजॉन के नीचे उगता है, लेकिन मोर डेंसर एयर से लेस डेंसर एयर की तरफ जाने पर सनरेज रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ह्यूमन आई सोलर रेज को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में देखती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सनराइज हो गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ होता। शाम ढलने के बाद जैसे ही सन हॉरिजॉन से पीछे डूबता है तो लोग सन की रियल पोजीशन के बजाय उसकी अपेरेंट पोजीशन को ही देख पाते हैं। डेंसर एयर से रेयर एयर की ओर जाने वाली सनरेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द्वारा रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और हॉरिजॉन के ऊपर से ओरिजिनेट होती दिखती हैं। क्योंकि ह्यूमन आई लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की व्याख्या करती हैं, इसीलिए ऐसा इल्यूजन यानी भ्रम पैदा होता है कि सनसेट नहीं हुआ। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। जब पार्टिकल्स अपने से होकर गुजरने वाली लाइट रेज को स्कैटर यानी बिखेर देते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है तो अपनी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पाथ से डेविएट होकर स्कैटर हो जाती है। ये इफेक्ट कोलाइड्स और कुछ सस्पेंशन के द्वारा ही दिखाया जाता है, जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन ये इफेक्ट कभी नहीं दिखाते क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वे लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, तो स्कैटरिंग लाइट रेज के पाथ को विजिबल बनाता है।
अब बच्चों ज़रा ध्यान से सुनो। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा मौजूद हैं। जब सन रेज एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है तो इन पार्टिकल्स के द्वारा लाइट स्कैटरिंग के कारण पाथ ऑफ लाइट विजिबल होने लगता है। स्कैटर्ड लाइट का कलर स्कैटर्ड पार्टिकल्स के साइज पर डिपेंड करता है। लार्जर पार्टिकल लाइट के डिफरेंट कलर को स्कैटर करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। अगर अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता बच्चों तो स्केचिंग ऑफ लाइट भी नहीं होती और स्काई का कलर डार्क नज़र आता। तो जो सनलाइट हम देखते हैं वे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो सन एमिट करता है। इसे विजिबल लाइट कहते हैं। ये दिखता वाइट है लेकिन डिफरेंट कलर की वेवलेंथ से मिलकर बना है। तो इसमें वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। देखो, अर्थ का एटमॉस्फेयर मेनली गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इसमें 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट, आइस क्रिस्टल, वेपर्स, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स, ऐश इत्यादि पाए जा सकते हैं। जो अर्थ के करीब तो डेंसर है और ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ये थिन होते जाते हैं। तो जब आप प्रिज्म में देखते हैं या जब आपको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है तब आप डिफरेंट कलर देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट में वॉयलेट लाइट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और रेड लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। देखो, जब सनलाइट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैस पार्टिकल से टकराती है तो लॉन्ग वेवलेंथ जैसे रेड, येलो और ऑरेंज कलर की लाइट इजीली पास हो जाती है, जबकि शॉर्ट वेवलेंथ जैसे ब्लू, वॉयलेट कलर की लाइट ऑब्जर्व हो जाती है और गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। जब हम दिन के दौरान देखते हैं तो ये बिखरी हुई ब्लू और वॉयलेट लाइट आकाश में हमारी आंखों तक पहुंचती है, जबकि ह्यूमन आई वॉयलेट फ्रीक्वेंसी की तुलना में ब्लू फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा रिसीव करती है। इसलिए हमें स्काई ब्लू कलर का नज़र आता है। अब जब सन आकाश में ऊंचे स्थान पर होता है यानी कि ऊंची जगह पर होता है तो लाइट को एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इसका मतलब मैक्सिमम येलो, ऑरेंज और रेड लाइट पास होती है, जबकि स्मॉल अमाउंट में ब्लू और वॉयलेट लाइट स्कैटर हो जाती है। इसीलिए अर्थ पर सन हमें येलो दिखाई देता है। बच्चों, फॉर मोर informative videos, please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.